भारत के लिए ये सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है। हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल है और बंगाल की सरकार की चुप्पी पर भी गुस्सा है। पहला जला दिया गया है, दूसरा पीट पीट कर मार डाला गया है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि कब तक बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं के खून पर आंखें बंद रखेगी। अमृत मंडल उर्फ सम्राट, 29 साल उम्र, राजबाड़ी जिला और बांग्लादेश देश। एक आम हिंदू परिवार का बेटा जो अपने गांव में शांति से जी रहा था, लेकिन उसकी पहचान ही उसकी मौत की वजह बन गई। बुधवार रात होसेनडांगा ओल्ड मार्केट में भीड़ ने कानून को पीछे धकेल दिया और अमृत मंडल को पीट पीट कर मार डाला। पांगशा मॉडल पुलिस स्टेशन के मुताबिक स्थानीय लोगों ने अमृत मंडल पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अमृत मंडल सम्राट वाहिनी नाम के एक लोकल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसके खिलाफ कम से कम 2 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें एक हत्या का केस और दूसरा छिनैती का केस शामिल था। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमृत मंडल अपने कुछ साथियों के साथ स्थानीय निवासी शाहिदुल इस्लाम के घर पैसे लेने पहुंचा था। घर वालों ने चोर चोर कहकर चिल्लाया। आवाज सुनते ही गांव के लोग इकट्ठा हुए और फिर हालात बेकाबू हो गए। भीड़ ने अमृत मंडल की मौके पर ही पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद बाकी साथी भाग निकले, लेकिन मोहम्मद सलीम नाम का एक साथी 2 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। भारत के नागरिक पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल सरकार भीड़ को रोकने में नाकाम है? क्या हिंदुओं की सुरक्षा वहां सिर्फ कागजों पर ही है? अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगला नाम किसका होगा? कौन होगा जो इस भीड़ के फैसले का शिकार बनेगा? भीड़ ने फैसला सुना दिया, कानून पीछे हट गया और सवाल रह गया, बांग्लादेश और हिंदू समाज की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? बड़ी खबर एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, जहां पर एक और हिंदू बेटे की हत्या कर दी गई। भरे बाजार में पीट पीट कर ली गई सम्राट मंडल की जान। दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल की हत्या का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर हिंदू हत्या से लिप्त नजर आ रही है बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की यूनुस सरकार। एक हफ्ता, 2 हिंदू, 2 भीड़ और 2 लाशें। बांग्लादेश में अब सवाल ये नहीं कि आखिर हुआ क्या, सवाल तो ये कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या हिंदुओं को लेकर एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। बांग्लादेश से एक बार फिर मॉब लिंचिंग की डरावनी तस्वीरें सामने आई। राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार देर रात 29 साल के एक युवक अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। घटना रात करीब 11 बजे होसेनडांगा ओल्ड मार्केट की है। गंभीर हालत में अमृत मंडल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बच नहीं पाई। पुलिस का क्या कहना है, जरा गौर से सुनिएगा। पांगशा मॉडल पुलिस स्टेशन के मुताबिक स्थानीय लोगों ने अमृत मंडल पर जबरन वसूली के आरोप लगाए। पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि अमृत सम्राट वाहिनी नाम के एक लोकल ग्रुप से जुड़ा था और उस पर हत्या समेत 2 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमृत मंडल अपने साथियों के साथ एक स्थानीय निवासी के घर पहुंचा था। वहां चोर चोर का शोर मचता नजर आया और देखते ही देखते गांव के लोग इकट्ठा हो गए। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। भीड़ ने अमृत को मौके पर ही खूब पीटा, उसको अधमरा कर दिया। उसके साथ ही भाग निकले, लेकिन अमृत की सांसें थम गई। हैरानी की बात देखिए, अमृत मंडल की हत्या ढाका में भड़की हिंसा के महज कुछ घंटे पहले हुई। एक तरफ छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका की सड़कों पर आग लगी है। भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं, भारतीय हाई कमीशन पर पत्थरबाजी हो रही है और दूसरी तरफ हिंदू युवक भीड़ का शिकार। आज सवाल ये नहीं कि अमृत मंडल पर आरोप क्या थे, सवाल तो ये कि अगर एक हफ्ते में 2 हिंदू भीड़ के हाथों मारे जाएं, तो अगला नाम किसका होगा? और क्या बांग्लादेश इन बेगुनाह मौतों का हिसाब देने के लिए तैयार है? बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद लगातार खबरें आ रही थी कि हिंदुओं पर अटैक रुके नहीं हैं। उग्रवादी रात के अंधेरे में लोगों के घरों को बाहर से लॉक करके उनके घरों में आग लगा रहे हैं। हालांकि यूनुस के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। न ही उनके किसी पोस्ट और न ही किसी बयान में हिंदुओं की हालत का जिक्र आया है। इसी लापरवाही का अंजाम ये है कि एक बार फिर
उग्रवादियों ने हिंदू युवक को लिंचिंग करके मार डाला है। अपने आप में हैरान करने वाली ये घटनाएं हैं बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यकों का अब अस्तित्व मिटता सा नजर आ रहा है। हिंदू जीने को तरस रहे हैं, भाग रहे हैं भारतीय बॉर्डर्स की ओर, लेकिन वहां पर भी कोई सांत्वना, कोई संवेदनशीलता नहीं मिल रही है। यानी कि जीने के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं और वजह एक सरकार, नाम है मोहम्मद यूनुस सरकार, जिसके हाथों में सत्ता है, जिसके हाथों में कमान है देश को चलाने की, लेकिन काम सिर्फ हिंसा, हिंसक और चुनावी लालच। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी। भारत के लिए कैसे एक नए खतरे की आहट। कौन है तारिक रहमान? नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा नाम लौट रहा है जिससे सत्ता कांपती रही है और सड़कें भरती रही हैं। लंदन से ढाका की उड़ान सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं, ये बांग्लादेश के अगले सत्ता संघर्ष की शुरुआत है। तारिक रहमान सिर्फ खालिदा जिया का बेटा नहीं है। 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी, तारिक रहमान को सत्ता का असल पावर सेंटर माना जाता था। ढाका की राजनीति में उस दौर में एक जुमला मशहूर था, सरकार प्रधानमंत्री चलाती है लेकिन सिस्टम तारिक रहमान। इसी दौर में उन पर लगे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी नियुक्तियों और ठेकों में दखल और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप। 2007 में हालात बदलते शेख हसीना की सेना समर्थित अंतरिम सरकार आई। देश में आपातकाल लगा और तारिक रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन पर टॉर्चर के आरोप लगे, उनकी सेहत बिगड़ी और अंततः उन्हें इलाज के बहाने देश छोड़ने की इजाजत दे दी गई। वहीं से शुरू हुआ उनका लंदन निर्वासन। बीएनपी का दावा है ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। आवामी लीग का दावा है तारिक रहमान कानून से भागे हुए नेता हैं। यही वजह है कि 17 साल तक वो बांग्लादेश लौट ही नहीं पाए। तो ये थी तारिक रहमान की अब तक की कहानी, लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि तारिक रहमान का रवैया भारत के प्रति कैसा रहा है। तो आपको बता दें कि अपनी मां की भांति ही तारिक रहमान भारत को लेकर कठोर और संदेहपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। उनकी राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव साफ दिखाई देती है। वे राष्ट्रवाद के नाम पर भारत से दूरी बनाने के समर्थक रहे हैं। भारत उन्हें शेख हसीना के मुकाबले कहीं ज्यादा कट्टर और असहयोगी मानता रहा है। भारत का आरोप है कि यूएलएफए, एनडीएफबी जैसे उत्तर पूर्व भारत के उग्रवादी संगठन खालिदा जिया के शासन में ही बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह पाते थे। इन गतिविधियों में तारिक रहमान की जानकारी और संरक्षण की बात भी भारतीय खुफिया एजेंसियां बार बार उठाती रही हैं। इसी कारण भारत की नजर में वे सुरक्षा के लिए खतरा बने रहे। 2004 में शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के बाद में बांग्लादेश की अदालत ने तारिक रहमान को दोषी ठहराया। भारत के लिए ये घटना अहम थी क्योंकि शेख हसीना को भारत मित्र के रूप में देखता रहा है। इससे भारत का ये विश्वास और पक्का हुआ कि तारिक रहमान के सत्ता में आने से रिश्ते और बिगड़ेंगे। तारिक रहमान ने कभी भारत के साथ संवाद या सकारात्मक कूटनीति की कोशिश ही नहीं की। भारत में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं रही। वे भारत नहीं आए और न ही भारत ने उनसे संपर्क बढ़ाने में रुचि दिखाई। अब तारिक रहमान ऐसे वक्त लौट रहे हैं जब शेख हसीना की आवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें फिर सक्रिय हो चुकी हैं। देश में कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। बीएनपी समर्थकों के लिए तारिक रहमान की वापसी एक संदेश है। नेतृत्व लौट आया है। ऐसे में भारत के नजरिए से चाहे तारिक रहमान सत्ता में आए या फिर मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, भारत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। इस देश का सनातनी, इस देश के हिंदू अगर जागृत हो जाएगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा, भारत के नहीं दुनिया के नक्शे से। दीपू दास एक दलित समाज से था, उसको उस तरह से मारा गया, ये शर्मनाक घटना है। पेड़ों में लटका करके जिस तरह से जानवरों को जलाया जाता है, उस तरह से दीपू दास के साथ ये घटना हुआ। आपके माध्यम से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से और वहां के जो उनके आका हैं, मैं ये चेतावनी नहीं, उनको ये बताना चाहता हूं कि आप
हमारे एक व्यक्ति को मारोगे तो हम आपके 100 व्यक्ति को मारूंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि जब समाज पर हानि हो और देश पर हानि हो तो चुप बैठने की जरूरत है। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान पे, बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय है, वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक, खास तौर से हिंदू के ऊपर हिंसा हो रही है। हिंसा का आलम यह है कि वहां पर एक युवक की लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद उसे पेड़ से लटका कर जला दिया जाता है। ये दृश्य सबका दिल दहला देता है, हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला आ जाती है। कल प्रदर्शन भी हुआ, पूरे देश में बातें हो रही हैं। सरकार से उम्मीद की जा रही है भारत की कि वो कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाए, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन हमारे साथ हैं डॉक्टर भंते राहुल जी। भंते सर, कि क्या आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 साल से जब से वहां पे यूनूस सरकार आई है, यूनूस सरकार आने के बाद जो हिंदुओं के, सनातनियों के साथ हो रहा है, वहां पर मठों को तोड़ा जा रहा है। वहां पे मठों को तोड़ करके, और वहां पे आपको मालूम होगा उससे पहले एक हमारे साधु संत को मारा गया, उनके मठ को तोड़ा गया, उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद में वहां पर जो बड़े पैमाने पे नमो शूद्रा समाज था उसको मारा गया। अभी हाल में जो दीपू दास चंद के साथ हुआ, वो सबसे बड़ा शर्मनाक घटना रही। उस व्यक्ति को, हमारे लिए सबसे शर्मनाक घटना रही। हमारे लिए जीने मरने का एक बहुत बड़ा वक्त आ गया है कि इस तरह से यूनूस हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपने साथ रखा है, बांग्लादेश को पाला है और बांग्लादेश को हर चीज से सुविधा दिया है। 4 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे, वहां पे शांति सुरत किए, वहां पे जितने मठ थे उन पे पूजा किया, मस्जिदों में भी गए। लेकिन अचानक सरकार परिवर्तन जैसे होती है, वहां पे यूनूस ने वहां के लोगों को भड़काया और भड़का करके हिंदुओं पे आक्रमण चालू हुआ। इसके पीछे क्या प्लानिंग है या क्या मानसिकता है खास तरह की? क्या वजह मानते हैं? नारे भी लग रहे हैं रजाकार रजाकार करके, क्या है वो? देखिए, मैं आपको बता दूं, वहां जो कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी जो लोग हैं, वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदुओं के साथ में जो घटना हो रही है वो एकदम सनातनियों के साथ, वहां अल्पसंख्यक लोग हैं, जैन है, बौद्ध हैं, और कुछ दलित समाज जो नमो शूद्रा समाज जो बंगाल के से जा करके वहां बसे हुए हैं, और बांग्लादेश से में जो कुछ लोग बांग्लादेश से आ गए, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही है। दीपू दास एक दलित समाज से था, उसको उस तरह से मारा गया, ये शर्मनाक घटना है। पेड़ों में लटका करके जिस तरह से जानवरों को जलाया जाता है, उस तरह से दीपू दास के साथ ये घटना हुआ। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। भारत क्या हल देख रहे हैं? क्या हल देख रहे हैं आप? आखिर मतलब हम लोग यहाँ शोर मचाए हिंदुस्तान में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक लिमिटेड आवाज उठा रहा है। भारत, स्वीडन के वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रतिनिधि ने यूएन में भी कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार इस तरह की बात, हालांकि हमने तो हमारी तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग उतने मुखर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, जो लोग हैं भारत के अंदर, एक भी मुसलमान के साथ ये घटना नहीं होती। लोग, बांग्लादेश की नीयत और नीत साफ नहीं है, वो हिंदुओं के साथ आक्रमण करता ही चला रहा था। अब हिंदू यहाँ के बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं, सनातनी बर्दाश्त नहीं। बंते जी, चूंकि आपने कहा, तो हो क्या है, कल से जब से ये बातें हुई हैं तब से एक वर्ग जो है, खास तौर से जब टीवी डिबेट्स में भी देखते हो, तो वो ये ले आता है कि भाई अखलाक वाला मुद्दा उठा लेता है, जो यूपी में हुआ था। उसमें भी कहता है कि सरकार ने पैरवी ऐसी की, उनको बचाने की कोशिश की आरोपियों की, हालांकि कोर्ट ने सजा दे दी। तो दोनों मामलों का अंतर क्या देखते हैं आप? देखिए, दीपू के मामले का, अखलाक के मामले का अंतर अगर कोई पूछना चाहे तो क्या देखते हैं? देखिए, वो कोर्ट का मामला है, लेकिन ये दीपू वाला मामला कोर्ट का नहीं है। ये तो अखलाक को मारा तो गया घेर करके, देखिए, कोर्ट में तो चीज पहुंचेगी जब मुकदमा होगा तब पहुंचेगा। अगर कोर्ट में पहुंचा, ये अलग बात है कि भारत में मुकदमा हुआ, आप ये अच्छाई बता सकते हैं मुकदमा हुआ, लेकिन मारा गया। तो दोनों मामलों को में बड़ा अंतर क्या देखते हैं? देखिए, अखलाक का जो मामला था वो
आतंकवादी और उन संगठनों से उसकी साठगांठ थी। लेकिन जो वहां पे हुआ दीपू के साथ, दीपू तो साधारण व्यक्ति था, दलित समाज का था, कमाता था, खाता था, उसके साथ ऐसा घटना क्यों हो गई? संतों के साथ संत क्या कर रहे हैं वहां? संत तो किसी को घर नहीं छेड़ने जा रहे हैं, वहां के मठों को क्यों तोड़ा जा रहा है? ये हमारे लिए सबसे समस्या है कि भाई किसी के साथ एक झगड़ा होता है तो उसके साथ कोई घटना हो जाती है, लेकिन वहां की सरकार जिस तरह से कर रही है, हिंदू सरकार, ये निरंतर हिंदुओं पर, सनातनियों पर कुटरघात करने का काम कर रही है। सरकार से क्या मांगे? मोदी जी क्या स्टेप उठा लें? भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप तो सरकार के बहुत करीबी भी हैं। और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तत्काल इन उस चीज से बात करना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई, नहीं तो इस देश का सनातनी, इस देश के हिंदू अगर जागृत हो जाएगा तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा, भारत के नहीं दुनिया के नक्शों से। कैसे? जब हमारे पे आक्रमण करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप पे आक्रमण कहां कर रहा है? वो तो अपने हिंदुओं को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। नहीं तो हमारे जो, हम आपको बता रहे हैं 23% हम लोग थे वहां, 23% हिंदू था, बौद्ध था, 18% बौद्ध थे। आज उनकी संख्या क्या है? 2%, 3%। सब पता है, पर तो वहां पे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके बहनों के साथ मुसलमान शादी किया जा रहा है। तो ये देश के लिए ये शर्मनाक है, परेशान है, हम लोग हैं। पर भारत कर क्या सकता है आपकी नजर में? भारत बहुत कुछ कर सकता है। क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं है, भारत के गृह मंत्री इतना कमजोर नहीं है। इन उसको जवाब देंगे और इन उसको से अगर लड़ाई करने की जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे भी। यहाँ के साधु संत लड़ेंगे, यहाँ के सनातनी लड़ेंगे, जेल में बंद हुए कैदी जो सनातनी वो लड़ेंगे। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो ये बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और दूसरे तमाम जो बांग्लादेश के मुस्लिम यहाँ पर आ गए थे, घुसपैठी से कह देते हैं, उनको जो निकालने का जो प्लान बनाया सरकार ने, या कई जगह यूपी में भी हो रहा है और जगह भी हो रहा है, तो उसके भी वजह से वहां पर नाराजगी बढ़ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, या फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि शेख हसीना जो हैं उनको यहाँ पे जो शरण दी है वो भी एक वजह है कि भारत के खिलाफ सेंटिमेंट वहां पर बढ़ गया है। देखिए, भारत की मधुर रिश्ता मैंने पहले चीजों में बता दीजिएगा। भारत का मधुर रिश्ता बहुत पहले से था जी, और बड़ा मधुर रिश्ता रहा बांग्लादेश से। लेकिन ये लोग जो आप कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, भारत के अंदर जितना भी रोहिंग्या मुसलमान है वही आतंकवाद को पैदा करते हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं, भारत के अंदर में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश में शरण मिलना चाहिए और वो बांग्लादेश यहां भारत में रहते हैं और वही खुरापात करते हैं, वही आतंकवाद का काम करते हैं। इसलिए भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को यहां हटाना चाहती है। आपको मालूम होगा कि जब बर्मा के अंदर में यही रोहिंग्या मुसलमान जब बांग्लादेश वहां बर्मा में वहां के बौद्धों को डिस्टर्ब करना चालू, वहां बौद्धों को मारना चालू किया, वहां आतंकवाद पैदा किया, तो वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने इनको मार मार के भगाया। वही हाल इनको करना पड़ेगा। अगर भारत से रोहिंग्या मुसलमान हट जाए, अभी देश के अंदर चैन और शांति मिलेगी। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को आपकी क्या चेतावनी है? मेरे आपके माध्यम से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से और वहां के जो उनके आका हैं, मैं ये चेतावनी नहीं, उनको ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे एक व्यक्ति को मारोगे तो हम आपके 100 व्यक्ति को मारूंगा, नहीं तो ये बंद करो। भारत शांति का देश है, बुद्ध का देश है, महावीर का देश है, शिवाजी का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है। यहां गंगा को पूजी जाती है, पेड़ों को पूजी जाती है, अपने आए हुए मेहमानों को पूजा जाता है। लेकिन जब बर्दाश्त के पार होगा तो वही दशा आपका होगा कि आपका नामो निशान बांग्लादेश से खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक दुनिया में कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, यानी कि बुद्ध महात्मा बुद्ध की बात की आप भी भनते, शांति का प्रतीक आपको क्या? आप इतनी चेतावनी दे रहे हैं, हिंसक चेतावनी की आप एक मारोगे 100 मारेंगे, आप भनते हैं, तो कैसा संदेश है खासतौर से बौद्ध धर्म के लिए? देखिए, मैं पहले बुद्धिस्ट हूं, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि जब समाज पर हानि हो और देश पर हानि हो तो चुप बैठने की जरूरत नहीं। हम हिंसा के पुजारी, आज हमें कहने की जरूरत क्यों पड़ी? 1 साल से हो रहा है, 1 साल से
आपने देखा दीपूदास की किस तरह से हत्या हुआ, किस तरह से मारा गया। कौन बौद्ध भिक्षु बैठेगा, कौन सनातनी बैठा रहेगा, क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हमें सनातनी तो आपको भी जो बौद्ध धर्म के लोगों पर कई बार हमला होता है, जो सीजीआई थे उनको बौद्ध मानसिकता कह के बड़ा जूता तक फेंक दिया गया। आप देखो, देखिए वो मामला, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में रह करके नहीं बौद्धों के साथ कहीं ना कहीं देखिए मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में सभी लोग धर्मों का अधिकार है, जी, कोई भी किसी बोल सकता है, किसी धर्म की बदनामी करने की किसी जरूरत नहीं। जी, सीजीआई जी का वो उनका अलग ही मामला था, किसी धर्म को उस तरह से कर रहे थे तो उनको उस तरह से उन लोगों ने जवाब दिया, तो वो चीज एक अलग देखी जाती है। और सीजीआई साहब ने अपनी गलती को स्वीकार खुद किया और बाद में उसको माफ भी कर। मैं उस तरीके से जुड़ा कि जैसे बौद्ध धर्म के लोगों को भी सनातन और बौद्ध में टकराव देखा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं ऐसा अभी अब हमारे देश के ऊपर जब घाती होगा तो हम सब मिलकर के उनको जवाब देंगे, ये हमारा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपने जो मुद्दा, उम्मीद है कि आपकी आवाज से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनी जाए, आपका क्रोध आक्रोश लोगों के समझ में आए और भारत सरकार भी सही कदम उठाए और बांग्लादेश के अंदर हिंदू ही नहीं सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हों। और यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया का भला इसी में है कि हम सब लोग धर्म और जाति से परे उठकर एक अच्छे, कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो भंते जी के सामने बैठकर इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर बुद्ध का समय और शांति तभी आएगी जब प्रेम से रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया हिंदी। बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ढाका में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंदू समुदाय पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के खिलाफ नफरत का एपिसेंटर बनता जा रहा है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए तो मंदिरों को निशाना बनाया गया। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाया कि भारत सरकार चुप क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी किसका इंतजार कर रहे हैं? भारत बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर रहा और किन हालात में वो हमला करने पर मजबूर हो सकता है? आज की सबसे बड़ी बहस यही है। जनता सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन की उम्मीद कर रही है। मोदी हमेशा कहते हैं कि भारत पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। 2016 और 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दिखाती हैं कि जो भी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत उसके खिलाफ कदम उठाने में देरी नहीं करेगा। जनता देख रही है कि जो हिंदुओं पर हमला करेगा उसे जवाब मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भारत सिर्फ बयान देगा या कुछ और करेगा? अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेसी की बड़ी भूमिका आती है। कोई भी देश सीधे दूसरे देश में हमला नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 यूएन चार्टर के अनुसार दूसरे देश की सीमा के खिलाफ एग्रेशन गैर कानूनी है। अगर हिंदू अल्पसंख्यक लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं तो भारत इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक प्रेशर और यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडीज के तहत उठा सकता है। इंडिया आमतौर पर पहले चेतावनी देता है, जैसे हाई लेवल डिप्लोमेटिक नोट्स, विदेश मंत्रालय के बयान, बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बुलाना। ये कदम लीगल तौर पर सुरक्षित हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मॉरल हाई ग्राउंड बनाते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, वीजा सस्पेंशंस या सिलेक्टिव एड रिडक्शन भी लीगल और नॉन मिलिट्री तरीके हैं प्रेशर डालने के लिए। अगर डिप्लोमेटिक मेजर्स काम नहीं करते तो भारत मजबूरी में कदम उठा सकता है। इंटरनेशनल लॉ में यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत देश को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन यह तभी लागू होगा जब भारत के नागरिकों या टेरिटरी को खतरा हो। इतिहास बताता है कि भारत का अप्रोच फेज्ड एस्केलेशन वाला होता है। डिप्लोमेटिक वार्निंग, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर, लिमिटेड मिलिट्री पॉस्चरिंग। वहीं एक्सट्रीम सिचुएशन में देश सिर्फ टारगेटेड एरियाज पर स्ट्राइक कर सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ टारगेट जगहों पर हमला किया जा सकता है। इसमें दोनों देश पूरी तरह खुलकर जंग नहीं करते, लेकिन इंडिया को इन 3 चीजों को बेहद ध्यान रखना होगा। यूएन और नेबरिंग कंट्रीज का रिएक्शन, एशियान और सार्क रिलेशंस, ग्लोबल मीडिया कवरेज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। हर स्टेप केयरफुली कैलकुलेटेड होगा ताकि इंडिया इंटरनेशनल लॉ का पालन हो और मॉरल हाई ग्राउंड ना खोए। इंटरनल पॉलिटिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हिंदू वोटर्स और जनता की भावना मोदी गवर्नमेंट को प्रेशर देती है। अगर हिंसा नहीं रुकी तो सवाल ये नहीं रहेगा कि भारत क्या कर सकता है, सवाल ये होगा कि भारत अब तक रुका क्यों है। आप क्या सोचते हैं?
क्या इंडिया को सिर्फ डिप्लोमेटिक वार्निंग्स देना चाहिए या जरूरत पड़ने पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए।